Right, can you see the screen? Yeah, I can. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So in yesterday or the class, whenever we had that, हम बात कर रहे थे selective reabsorption के बारे में. आज मैं selective reabsorption को फिर से शुरू करता हूँ क्योंकि this time we'll write the definitions of selective reabsorption. We'll write कौन से substances selectively reabsorb होते हैं ताकि एक flow बन जाए into the topic for today. In the last class हमने बात की थी about the structure of the cells in the lining of the proximal convoluted tubule. तो जो epithelial cells होते हैं उनमें ऐसी क्या खासियत होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पीसीटी में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ऐसी क्या खास बात है उन सेल्स में, हमने वो देखा था. बट वन थिंग जान मुझ नॉट इंट्रोड्यूस दिस इन द लास्ट क्लास एंड वो ये कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एसेंशियली है क्या, पहले हम उसको समझते हैं, उसी से फ्लो हमारा बनेगा इनटू एपिथेलियल सेल्स का फायदा क्या है होने का. ओके. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, so your answer should be something like this. You remember we talked about selective reabsorption being an active process? Yes. Yes. तो और वो active process का मतलब क्या था? Meaning, what is the difference between active and passive? That it requires energy. And it depends on conditions. ऐसा कुछ था? Uh, yeah. Yes. Selective reabsorption is an active process. Firstly, because it requires energy and और वो ATP का इस्तेमाल करता है. And secondly, because it depends on the external condition. अगर हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम होगा तो कम वाटर एक्सक्रीट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. एंड ये कंट्रोल कौन करेगा कि कम वाटर एक्सक्रीट होगा या ज्यादा वाटर एक्सक्रीट होगा? इट इज द सेलेक्टिव reabsorption which is controlling that. अल्ट्राफिल्ट्रेशन को तो मसला ही नहीं है. इट इज एन अग्रेसिव फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन. हमेशा उतनी ही चीजें वो फिल्टर आउट करेगा जितनी पहले करता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारी बॉडी में क्या है क्या नहीं है, क्या ज्यादा है क्या कम है, उसको उसकी फिक्र ही नहीं है. इस इसलिए इट्स अ पैसिव प्रोसेस. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है. सो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस involving the reabsorption ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस. तो यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो अब रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं जो इस वक्त बोमेन्स कैप्सूल में थे. नाउ दे आर मूविंग थ्रू द लूमेन ऑफ द पीसीटी. अब जब ये लूमेन के थ्रू मूव कर रहे होते हैं ना पीसीटी के, दिस इज वेयर सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन अकर्स. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट सम सब्सटेंसेस जो कि सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में हो जाते हैं रीअब्सॉर्ब, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल थे. डू यू रिमेंबर दोज एग्जांपल्स? Uh, I. Can you repeat? I think. Sure. So examples of ऐसी substances that are selectively absorbed. सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ यही substances क्यों reabsorb हो रही हैं. वो इसीलिए because these substances are useful for the body. These are not waste substances. हम कभी भी waste substances को reabsorb नहीं करेंगे, हम सिर्फ useful को करेंगे जो कि ultra filtration में चले गए थे. So, us examples, so examples of substances that are selectively reabsorbed. Number one, glucose. Glucose ultrafiltration में it went into the Bowman's capsule. It was small enough to be able to pass through the endothelial lining, then the basement membrane, then the podocytes जो epithelium था Bowman's capsule का, इन तीनों से वो पास कर गया था और वो अल्ट्रा फिल्टर्ड भी हो गया था. लेकिन हम ये नहीं चाहते, इसीलिए we bring it back through selective reabsorption. Number two, amino acids.
ये बिल्कुल बेसिक यूनिट जो प्रोटीन्स का होता है वो अमाइनो एसिड्स है। उसी के साथ साथ स्मॉल प्रोटीन्स, नाउ नॉट टॉकिंग अबाउट लार्ज प्रोटीन्स सच एज लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पास ही नहीं कर पाते, इसीलिए वो उसमें ही रहते हैं, ग्लोमेरुलस में ही रहते हैं। एंड देन नंबर 4 इज वाटर। अच्छा, लेट मी आस्क यू दिस, क्या हमेशा सेम अमाउंट ऑफ वाटर सेलेक्टिवली रिअब्सॉर्ब होगा या एवरी टाइम इट विल बी अ डिफरेंट अमाउंट? different amount. It will be a different amount. Correct. This is absorbed or selectively reabsorbed in a variable amount. वाटर एक ऐसी चीज है जो कि वेरिएबल अमाउंट में रिअब्सॉर्ब होती है। उसी के साथ साथ Na+ sodium ions and not just sodium ions, other useful ions, ये ऐसे मिनरल आयंस हैं विच आर आल्सो सेलेक्टिवली रिअब्सॉर्ब्ड एक वेरिएबल अमाउंट में। अगर हमने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जिसमें सोडियम है, पोटेशियम बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा ऑब्वियसली एक्सक्रीट होगा बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ इट इन आवर बॉडी, और वो रिअब्सॉर्ब भी कम होगा। बट अगर हमारी बॉडी में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, तो बॉडी क्या चाहेगा? एक तो वैसी डेफिशिएंसी है, ऊपर से इट विल वांट कि बिल्कुल मिनिमम अमाउंट एक्सक्रीट हो, ताकि हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट रहे। ओके, अब एज वी नो, पीसीटी इज द मेन साइट ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पूरे के पूरे नेफ्रॉन को देखें तो पीसीटी जस्ट कम्स आफ्टर द बोमेन्स कैप्सूल, और ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की मेन साइट है। अच्छा, अब ये अब्जॉर्ब क्या क्या चीजें करते हैं, क्योंकि हमें तो ये पता है ना कि पीसीटी मेन साइट है, लेकिन लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये तीन जो ट्यूब्स हैं ये भी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। तो वो किस चीजों की करती हैं और पीसीटी किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन करती है, उसको देखते हैं। द proximal convoluted tubule selectively reabsorbs वन, अब ये बहुत जरूरी है, 100% ग्लूकोज। तो इमेजिन इट लाइक दिस, हमारे ग्लूमेरुलस में पहले सारा का सारा ग्लूकोज था। उसके बाद ग्लूमेरुलस में बोमेन्स कैप्सूल के कंपेयर्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा था, एंड इवन दो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन कम थी, लेकिन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था राइट कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओवर पावर्स द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन वाला फैक्टर। Yeah. Yes? Okay. Because of which all of the glucose from the glomerulus transports into the Bowman's capsule. अब ये ग्लूकोज कहाँ पे है? Bowman's capsule में। फिर ये मूव करता है इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। यहां से 100% ऑफ द ग्लूकोज, सो मतलब टोटल ग्लूकोज, वापस से चला जाता है बैक इनटू द ब्लड वेसल्स। अब हम देखेंगे आज की क्लास में ये ब्लड वेसल्स हैं कौन से, but it goes back into the blood vessels. So, will there be any glucose in the nephron after it leaves the PCT? So, wait, just a second. Let me just rephrase my question. The fluid which is leaving the PCT और अब वो लूप ऑफ हेनले की तरफ जा रहा है, क्या उसमें कोई ग्लूकोज होगा? No. नो, परफेक्ट, क्योंकि 100% ग्लूकोज तो ऑलरेडी रीअब्सॉर्ब हो गया while the fluid was in the PCT। तो पहली तो ये चीज सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होती है। दूसरा, 100% of amino acids. You will never ever find glucose, amino acids in the loop of Henle, क्योंकि वो सारे के सारे PCT, while the fluid was in the PCT, वो blood vessels में ट्रांसफर हो गए। अच्छा, 100% of small proteins are also selectively reabsorbed. So you see कितनी सारी चीजें reabsorb हो रही हैं, कितनी ज्यादा अमाउंट में, इसीलिए इसको मेन साइट कहा जाता है सेलेक्टिव reabsorption का। एंड लास्टली, 60 to 70% of ions and water। इसका मतलब कि लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में कितना परसेंट वाटर रीअब्सॉर्ब होगा? Uh, 40 to 30%. 30 to 40.
30 to 40%। अच्छा, अब इस तरीके से देखते हैं। ब्लड में सारा का सारा चीजें, फॉर एग्जांपल दो सब्सटेंसेस विच वर स्मॉल इनफ टू पास थ्रू द बैरियर, वो तो चली गई राइट इनटू द कैप्सूल। अब उसमें से 60% रीअब्सॉर्ब हो गया। कहीं हमने ये पढ़ा है कि वाटर की अब्सॉर्ब होने की 100% एफिशिएंसी है, कि जितना अल्ट्रा फिल्टर हुआ उतना सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हुआ। No. नो, ग्लूकोज का बिल्कुल ऐसा है, 100% एक साथ हो जाता है। वाटर का इज नॉर्मली 85 to 86%। तो वाइल 60 to 70 पीसीटी में हो जाता है, बाकी का जो थोड़ा सा अमाउंट है ना, वो बाकी तीन ट्यूब्स में सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है। सो द रिमेनिंग स्मॉल अमाउंट, परसेंटेज हमें याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बता दिया था। वो कभी भी एवीपी में भी काउंट नहीं होगा, सिंस इट्स अ नंबर एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन वन ऑफ द नंबर्स। एवीपी का एक ही मार्क होता है। सो यू वुड से द रिमेनिंग अमाउंट इज रीअब्सॉर्ब इन द डीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, और उसी के साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, इससे पहले कि हम ये समझें कि ये सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब किस तरीके से होते हैं, किस प्रोसेस से होते हैं, हम वापस से हमने हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि अडेप्टिव फीचर्स क्या हैं उन सेल्स की विच आर ऑन द लाइनिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मैं एक ड्राइंग पेश करता हूँ यहाँ पे हमारे सर की। आई रियली लव हिज ड्राइंग्स। मुझे एक तो आई कांट मैच हिम, और ऊपर से बहुत सारी क्लियर ड्राइंग्स भी वो बना देते हैं। तो लेट मी जस्ट पेस्ट दैट। ओके, हैव अ लुक एट दिस। सुकून सुकून से इसको देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लूमेन ऑफ द पीसीटी। मतलब ये वो सेल्स हैं। ओके, डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ these सेल्स? Um, I think it was these microvilli cells. दीज वर एपिथेलियल सेल, और इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई होता है। तो ये माइक्रोविलाई मतलब वो सेल का नाम नहीं है, वो सिर्फ एक ऑर्गेनेल है। सो इट्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और हेयर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ एनी सेल। अब यहाँ पे कौन से सेल की बात हो रही है? एपिथेलियल सेल की बात हो रही है। तो पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे कहते हैं, उसकी जो वॉल्स होती है ना, देयर आर सम सेल्स ऑन द लाइनिंग ऑफ दीज वॉल्स। उन सेल्स का नाम होता है एपिथेलियल सेल्स। इनको एपिथेलियल सेल्स भी बोल सकते हैं, इनको पीसीटी सेल भी बोल सकते हैं। सो इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर कौन सा सेल है, जस्ट राइट इट एज पीसीटी सेल, बट अ बेटर वर्ड वुड बी एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, अब दूसरी बात, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं विच आर हेयर लाइक और फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। और हमने ये भी देखा था कि इनका फायदा क्या है, इससे सरफेस एरिया बढ़ता है फॉर अब्जॉर्प्शन। वी लुक एट दैट लेटर। अच्छा, यहाँ पे डू यू सी अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द एपिथेलियल सेल्स? Yeah. Okay, that's another adaptive feature. So keep just all of these adaptive features in mind. मैं आगे जाके सारी एक साथ लिख दूंगा, but keep all of this in mind. Number one, microvilli. Number two, large amount of mitochondria. Number three, tight junctions between the epithelial cells or between the neighboring or adjacent epithelial cells. एक epithelial cell का neighbor जो कि दूसरा epithelial cell है, उसके बीच में tight junctions है। ये तीसरी अडेप्टिव फीचर। अडेप्टिव फीचर नंबर फोर, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑन द लूमिनल मेम्ब्रेन एज वेल एज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं लूमिनल मेम्ब्रेन पे और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अच्छा, अब एक बड़ी जरूरी चीज है, हमें इन दोनों मेम्ब्रेन्स के नाम याद होने चाहिए। इस मेम्ब्रेन का नाम है लूमिनल मेम्ब्रेन। और इसको लूमिनल क्यों कहते हैं? बिकॉज लूमिनल इज सिमिलर टू द वर्ड लूमेन।
एंड उसका मतलब भी यही है। लूमिनल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं फेसिंग द लूमेन। तो इसके आगे लूमेन है, इसीलिए लूमिनल मेम्ब्रेन। और ये वाला मेम्ब्रेन, डू यू सी इट्स एट द बेस ऑफ द सेल, मतलब ये जो पूरा सेल है इसकी बेस पे है ये मेम्ब्रेन, Yeah. इसीलिए इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ यू कुड राइट दिस एज बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज परफेक्टली फाइन, और देयर इज अनदर वर्ड नाउ, ओनली इफ यू आर एबल टू रिमेंबर इट, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। मैंने भी इसको याद नहीं किया था, आई जस्ट रिमेंबर्ड इट एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज मोर देन इनफ। बट अगेन इफ यू आर एबल टू रिमेंबर इट, वेल एंड गुड, उसका नाम है बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। Sir, is there also another word that's basal membrane, I think? Or is that तो something else? नहीं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसल मेम्ब्रेन, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ दीज मीन द सेम थिंग, बट दीज आर Okay. सिंपली सिनोनिम्स ऑफ वन अनदर। Yeah, okay, thank you. ओके, नाउ अब बोमेन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद बहुत सारी चीजें आ गई थी, राइट? हमने उसको कोई नाम नहीं, ओके हमने उसको नाम दिया था, उसका नाम था ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट, यू रिमेम्बर दैट? Yes. यस, तो यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लूमेन के थ्रू जा रहा होता है, एंड जब ये लूमेन के थ्रू पास कर रहा होता है, 100% ग्लूकोज, 100% स्मॉल प्रोटीन्स, 100% स्मॉल अमीनो एसिड्स, 60% ऑफ मिनरल आयंस एंड 60 to 70% ऑफ वाटर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है। एंड क्यों होता है? बिकॉज इतनी सारी अडेप्टिव फीचर्स की वजह से, और हम देखेंगे ये अडेप्टिव फीचर्स काम कैसे करती हैं। सो अडेप्टिव फीचर्स कौन सी थी? टाइट जंक्शंस बिटवीन नेबरिंग epithelial cells, many mitochondria in the epithelial cells, basal membrane और एंड द luminal membrane के ऊपर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या लूमिनल फ्लूइड, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही हम बोलेंगे सो दैट वी डोंट कंफ्यूज इट, और यू कुड आल्सो कॉल इट लूमिनल फ्लूइड which simply means the fluid moving through the lumen. That's it, nothing more than that. Okay, अब इसको एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सिर्फ तीन डिस्कस किए थे, आज हम सारे एक साथ कर रहे हैं। सो नंबर वन, माइक्रोविलाय ऑन द luminal membrane, एंड यू नीड टू रिमेंबर एवरी सिंगल वन ऑफ दीज फीचर्स, क्योंकि ये हर फीचर का अपने एक एडवांटेज है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, द इनफोल्डिंग्स और द इन्वेजिनेशंस, ये मैंने अभी तक नहीं बताया, ये मैं भी बताता हूँ। I just left it for the end. Just give me a second. Infoldings and invaginations on the basement membrane. तो मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा while we are अंडरस्टैंडिंग के सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजों की। ओके, नंबर थ्री, टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं बिटवीन नेबरिंग पीसीटी सेल्स और एपिथेलियल सेल्स। उसके बाद मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, और वी कुड से मैनी माइटोकॉन्ड्रियन, एनीथिंग वर्क्स इन द पीसीटी सेल। ये आ गई फीचर नंबर फोर। फीचर नंबर फाइव, बोथ मेम्ब्रेन्स, नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लूमिनल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बोथ द लूमिनल मेम्ब्रेन एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, luminal and basement membrane, consist of many transport proteins. अच्छा, यहाँ ये सारे फैक्टर्स तक सही है? Yeah. ओके, अब अगली चीज पे आते हैं। लेट मी आस्क यू दिस, अगर लूमिनल फ्लूइड, हम दिन में बहुत सारा अमाउंट ऑफ खाना खाते हैं जो कि बहुत सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है,
अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या लूमिनल फ्लूइड इस लूमेन के थ्रू जाता है, और फिर क्या होता है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, और ये इन पीसीटी सेल्स के अंदर चला जाता है। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि कैसे जाता है, वील डू दैट लेटर, बट फॉर नाउ इट गोज इनटू द पीसीटी सेल्स। ऑब्वियसली इसी तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्या ऐसे होगा कि सारा का सारा खाना पीसीटी सेल्स के अंदर ही रहेगा फॉर एवर? No, it has to be reabsorbed into the blood again. इट सॉरी, It has to be reabsorbed into the blood again, right? इट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। मतलब कि ये पीसीटी सेल्स या एपिथेलियल सेल सिर्फ एक मीडियम है। किस चीज का मीडियम? खाने को, या जो चीजें हमारे लिए यूजफुल हैं विच वी लिस्टेड अबव, ग्लूकोज, स्मॉल प्रोटीन, स्मॉल अमीनो एसिड्स, वाटर, मिनरल एंड्स, इनको इस लूमिनल फ्लूइड से सेपरेट कर देना, क्योंकि ये चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी, और वो ब्लैडर में लाइन अप नहीं होंगी, क्योंकि ब्लैडर में तो वो चीजें जाती है ना, द यूरिन, which is the waste substances. Here we are talking about the substances that are to be selectively reabsorbed. मतलब selective reabsorption मतलब it needs to go back into the blood. तो ये चीजें अब इस सेल के अंदर आ गई। अब हमेशा के लिए फॉरएवर ये सारी चीजें सेल में रहेंगी नहीं, सेल इतना बड़ा है ही नहीं। मतलब कि these useful substances for our body which were first in the fluid, now they are in the PCT cells। इनको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। सो एनी गेस कि ये कहाँ पे जाएंगे? Could you repeat your question? सो मैं कह रहा हूँ कि जो लूमेन है पीसीटी का, इसके थ्रू और इसके अंदर से लूमिनल फ्लूइड पास कर रहा है। अब कुछ चीजें सेलेक्टिवली रिअब्सॉर्ब होती हैं जो हमने देखा था, और वो इस एपिथेलियल सेल के अंदर आ जाती हैं। अब ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि थ्रू आउट आवर एंटायर लाइफ जितना हमने खाना खाया है वो एपिथेलियल सेल में ही हो। तो कहीं ना कहीं तो चीज जाती होगी फ्रॉम द एपिथेलियल सेल। एनी आइडिया वेयर डज इट गो टू? Back into the blood? बैक इनटू द ब्लड, करेक्ट। अब ब्लड के अंदर तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टेरियल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, कैपिलरीज हैं, बहुत सारी कैपिलरी नेटवर्क्स हैं। तो हमें याद रखना है कि कौन से ब्लड वेसल के अंदर ये सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जाते हैं। दे गो इनटू द पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पे ये काम आता है, द थिंग व्हिच वाज अ बिट आउट ऑफ सिलेबस। सो जो भी चीजें पहले लूमिनल फ्लूइड में थी, फिर वो सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हुई और एपिथेलियल सेल्स के अंदर चली गई। एपिथेलियल सेल्स के अंदर जाने के बाद अब वो जिंदगी भर एपिथेलियल सेल्स के अंदर अंदर नहीं रहेंगी, उनको ब्लड के अंदर वापस जाना है। दे देन मूव इनटू द पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क। अच्छा, ये तो बात हो गई एक। If they are moving into the peritubular capillary network, does it mean that the capillary network needs to be close to the PCT? Yes. Yes, तो ये एक और अडेप्टिव फीचर है। The PCT is surrounded by the peritubular कैपिलरी नेटवर्क। ये है फंक्शन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का। जो चीजें सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होकर एपिथेलियल सेल में आ गई हैं, उनको एपिथेलियल सेल में से निकालना, और वो चीजें अब इस कैपिलरी नेटवर्क में आ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये सारी फीचर्स हेल्प कैसे करती हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में। जो फीचर नंबर 1 थी, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई हमने पहले भी देखा था, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अच्छा, देयर इज अ बिट ऑफ अ ट्रिक व्हिच यू शुड नो। व्हेनेवर कोई भी एग्जाम हो, मतलब P4 हो, P2 हो, और उसमें क्वेश्चन हो कि व्हाई डज इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब हाउ, व्हाट इज एन अडेप्टिव फीचर फॉर दिस एंड दिस स्टफ, और वो जो चीज हो वो एक फिंगर लाइक या हेयर लाइक एक्सटेंशन हो। तो व्हाट आई मीन इज, एग्जाम में यू गेट अ क्वेश्चन, उसमें कोई डायग्राम बना हुआ है या कोई चीज आपको बता देंगे, और वो आपको बताएंगे कि दैट थिंग और दैट स्ट्रक्चर इज अ फिंगर लाइक और अ हेयर लाइक एक्सटेंशन। फिर वो पूछेंगे इसकी एडवांटेज क्या है। एवरी सिंगल टाइम द आंसर विल बी इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब
थ्रू आउट आवर सिलेबस हमने दो जगह ये पढ़ा है हेयर लाइक एक्सटेंशंस, एक तो माइक्रोविलाई, डू यू रिमेम्बर द अदर वन? Microvilli and the other one, Celia, I think. सिलिया, परफेक्ट। सिलिया भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सटेंशंस की तरह एक्ट करती हैं। जो ट्रेकिया में जो सेल्स हैं उनके ऊपर सिलिया लगा हुआ होता है। दीज एक्ट एज एक्सटेंशंस एंड अगेन मैंने बता दिया दी एक्ट एज एक्सटेंशंस, तो इनका फायदा क्या है? इनका फायदा क्या होगा इफ दे आर एक्टिंग एज एक्सटेंशंस? Basically, they help in the movement. They help to increase the surface area for absorption. So trick यही है, if whenever एग्जाम में you get a structure in the question और वहां पे लिखा हो it is a hair like or a finger like extension, इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा इट्स अ फिंगर लाइक एक्सटेंशन, तो इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, सिंपल। सो यहाँ पे So any माइक्रो kind of cells like which have like these kind of finger-like projections or anything. Okay. So the purpose of having a finger-like projection or a finger-like extension इसीलिए होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना हो। अब जैसे यहाँ पे पीसीटी सेल्स के ऊपर लगा हुआ है, उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी लगा हुआ है, उसी तरीके से ट्रेकियल लाइनिंग में जो सेल्स हैं उनके ऊपर सिलिया लगा हुआ है। तो हर जगह सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम हो रहा है एंड दैट इज ऑल व्हाट द माइक्रोविलाई एंड द सिलिया डू। सिलिया तो चलो मूवमेंट के भी उसका काम है, लेकिन माइक्रोविलाई का तो एक ही काम है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। So you see the word microvilli? Simple इसका advantage है increases the surface area available for selective reabsorption. Okay. अब नंबर टू, ये जो ओके लेट मी गो टू नंबर थ्री फर्स्ट क्योंकि मैंने नंबर टू अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। नंबर थ्री था टाइट जंक्शंस बिटवीन द नेबरिंग पीसीटी सेल्स। इन टाइट जंक्शंस का फायदा क्या है? हमने ये पहले भी पिछली क्लास में भी देखा था। इट प्रिवेंट्स द luminal fluid, मतलब द glomerular filtrate from seeping between the PCT cells। ये सारी फैक्टर्स की हम एडवांटेजेस अब एक एक करके देख रहे हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने देखे थे ऊपर डायग्राम में कि बहुत सारे हैं ये पीसीटी सेल्स या एपिथेलियल सेल्स में। तो इसका फायदा क्या हो सकता है? एनी आइडिया? Like maximum reabsorption Maximum reabsorption, and why does mitochondria play a role in that? because it provides energy for ATP and active Perfect. transport. करेक्ट, बिल्कुल। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एटीपी विच सिंपली मीन्स कि अब पूरे के पूरे पीसीटी सेल में किसी भी चीज को एनर्जी की जरूरत होगी, वेदर इट बी द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, वेदर इट बी एनीथिंग एल्स, इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब इतना सारा एटीपी प्रोड्यूस हुआ रेस्पिरेशन से। तो all of this ATP translates to energy whenever the cell, any part of the cell needs it. So they provide ATP used for selective reabsorption by transport proteins. All right. हमने अभी तक नंबर वन, थ्री और फोर कर लिया। नंबर फाइव, बोथ द लूमिनल मेम्ब्रेन एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम इनेबल कर देते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की ऑफ मेनी मेनी डिफरेंट सॉल्यूट्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर हमारे पास लूमिनल मेम्ब्रेन में सिर्फ एक ही तरीके का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता, तो इसका मतलब यही होता ना कि एक ही सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो पाता, राइट? Yeah.
तो इतने रेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होने का फायदा ही यही है, दैट वी आर इनेबलिंग the selective reabsorption S dot R. This is not an acceptable acronym. मैं सिर्फ short form में अभी टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ. So enabling selective reabsorption of many solutes such as glucose, small proteins, amino acids, mineral ions, etc. Okay. उसके बाद द पीसीटी इज सराउंडेड बाय द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. उसका फायदा ये है कि ये ही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इन सब्सटेंसेस को कैरी करके ले जाता है टू द मेन सर्कुलेशन, टू द मेन ब्लड वेसल्स, ताकि अब वो बॉडी के काम आ जाए. सो ऑब्वियसली वो एक कैपिलरी है. कैपिलरी के बाद जो ब्लड वेसल्स आते हैं हमने देखा था वेन्यूल्स, उसके बाद वेन्स, उसके बाद वीना कावा. सो ये उस मेन सर्कुलेशन में ये सारी यूजफुल सब्सटेंसेस को जो सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब हुई हैं उनको वहां पे ले जाता है. तो अगर ये ना होता तो वी वुड नॉट हैव एनी वे टू टेक these सब्सटेंसेस आउट ऑफ द पीसीटी सेल्स. जिंदगी भर के लिए ये सारी चीजें पीसीटी सेल्स में ही होती हैं और उसका हमें कोई फायदा नहीं होता. So the peritubular capillary network carries away the substances back into the main circulation. अच्छा, अब आते हैं इस फैक्टर पे. फैक्टर नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो लुक एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन अगेन, ये वाला. सो यू सी दिस रेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की यू सी देयर आर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स. Similar, you remember to the cristae of the mitochondria? Yes. So similar to that. उसमें भी cristae was a special word to describe enfoldings. So simply, अगर आपके पास एक ऐसा membrane है जो कि straight है, that's a membrane. But if you have something like this, ये भी एक membrane है, लेकिन ये folded कहाँ है? It is folded inwards. तभी इसको बोलते हैं इनफोल्डिंग्स. और माइटोकॉन्ड्रिया में इस इनफोल्डिंग का स्पेशल नाम हमने पढ़ा था क्रिस्टल. यहाँ पे इस इनफोल्डिंग का कोई स्पेशल नाम नहीं है. इट्स जस्ट कॉल्ड इनफोल्डिंग्स. ये एक अडेप्टिव फीचर है कि जो इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे. लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर भी तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं. उन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की अमाउंट को बढ़ाने के लिए ये इनफोल्डिंग्स रखी जाती हैं. सो इमेजिन इट लाइक दिस. इफ यू हैव अ स्ट्रेट मेम्ब्रेन जिसकी कोई फोल्ड्स नहीं हुई, कोई फोल्डिंग्स नहीं हुई हुई, मैंने एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, समथिंग लाइक दिस. नाउ कंपेयर दिस टू एन इनफोल्डेड मेम्ब्रेन. मैं यहाँ पे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. So you see the amount of transport proteins जो आ रहे हैं just because of this enfoldings. Yeah. तो इस इनफोल्डिंग का काम ही यही है. हमारे पास जो लूमिनल मेम्ब्रेन है वहां पे तो हमारे पास माइक्रोविलाई है विच इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. बट बेसमेंट मेम्ब्रेन में तो कोई माइक्रोविलाई नहीं है, तो वहां का सरफेस एरिया कौन बढ़ाएगा? वहां का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इनफोल्डिंग्स. सो फैक्टर नंबर 2 का एडवांटेज क्या है? फैक्टर नंबर 2 का एडवांटेज ये है कि इनफोल्डिंग्स increase the surface area. Now, whenever I write this, increase the surface area for selective reabsorption. Selective reabsorption होता कैसे? Transport proteins के through. Therefore, अगर selective reabsorption के लिए surface area बढ़ रहा है, that simply means number of transport proteins बढ़ रहे हैं. जितने ज्यादा transport proteins, उतना ज्यादा reabsorption. जितने कम transport proteins, उतना कम reabsorption. तो enfoldings increase the surface area for selective reabsorption. इसका मतलब ये है
इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। मेन चीज क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की कितनी क्वांटिटी है। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ऑल राइट। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, देन आई मूव फॉरवर्ड। No, it's clear. ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं विथ इंडिविजुअल सॉल्यूट्स को देखना। मतलब यहाँ पे हमने लिखा था ना, लेट मी मूव अप। यहाँ पे हमने ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वाटर आयंस के बारे में लिखा था। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये एक एक चीज कैसे सेलेक्टिव रीअब्सॉर्ब होती है। हर सॉल्यूट का डिफरेंट प्रोसेस है। सो फर्स्ट वी विल लुक एट ग्लूकोज। हाउ डज दिस सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर? सो रीअब्जॉर्प्शन टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द पीसीटी सेल। मैं यहाँ पे देखता हूँ इफ आई हैव अ डायग्राम टू पेस्ट फॉर दिस। यस आई डू। ओके गिव मी अ सेकंड, ये डाउनलोड हो रही है। अच्छा, इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें होंगी, डोंट गेट स्केयर्ड। एक एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ डायग्राम पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स लुक इनटू दिस इन डिटेल। यहाँ पे so just see the things which I am highlighting with the red marker. The PCT cell. सब just forget everything else. यहाँ पे सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो है PCT cell. This entire cell हमें यहाँ पे दिख रहा है। नंबर टू, ये रेड मार्कर से जो मैंने बनाया, दिस इज द माइक्रोविलाई विच वॉज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, AKA इंक्रीज कर रहा था ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की अमाउंट को। ये तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अब अगर ये PCT सेल यहाँ पे, सो लुमिनल फ्लूइड यहीं से फ्लो करना चाहिए, राइट? Yeah. सो वी आर सिंपली अज्यूमिंग राइट नाउ कि ये लेफ्ट वाली लाइनिंग है PCT की। इसीलिए इस लाइनिंग पे ये जो PCT सेल है, दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लुमिनल फ्लूइड यहाँ से आ रहा है। राइट हैंड साइड पे भी लाइनिंग है, वहां पे भी ये सारे सेल्स हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ लेफ्ट वाली साइड को देख रहे हैं। अच्छा, इस माइक्रोविलाय पे हमें कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दिख रहे हैं। दिस वन एंड दिस वन। ये येलो कलर से यहाँ पे इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई हुई है। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स। ओके, वी जस्ट लुकिंग एट नेम्स राइट नाउ। उसके बाद हमें एक और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देखने को मिल रहा है। यू सी दिस, यू सी दिस ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। Yeah. इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का नाम है ग्लट प्रोटीन्स, और ग्लट्स इन प्लूरल, क्योंकि इधर चार बनी हुई है। हमेशा चार नहीं होती, बट प्लूरल है तो यहाँ पे ग्लट्स लिखा हुआ है। अच्छा, हमें एक और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी देखने को मिल रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो बने हुए। दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये तो था। अच्छा, उसके उसके अलावा भी इस PCT की जो लाइनिंग है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दो और लाइनें दिख रही हैं। दिस इज द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। अच्छा, यहां तक सही। अब look at where the sodium glucose transporters are. Are they on the basement membrane or the luminal membrane? The aluminum membrane. ओके, ये हमने पता लगा लिया। सोडियम पोटेशियम पंप कौन से मेम्ब्रेन पे? The basal membrane. एंड द ग्लट प्रोटीन्स? They're on the basal membrane and on the PCT cells as well. एंड ऑन द PCT सेल्स एज वेल। परफेक्ट। ओके, अब हम इसकी पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। सारा का Sir, I सारा। don't get the position of the glut though. Are the proteins also going to be on the cells as well? Like, there are two which are basically close to the basal membrane, but not exactly on the membrane. ओके, तो व्हेन वी रीच द ग्लट वाला पार्ट, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ग्लट की पोजीशनिंग जो है वो किस तरीके से होगी PCT सेल में। Okay.
Okay, so let's start right from the beginning. सारा का सारा ग्लूकोज सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी सेल्स के जरिए, मतलब इन द पीसीटी, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थ्रू दिस पीसीटी सेल्स। अब किस तरीके से? प्रोसेस नंबर वन, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप्स विच यू सी है, राइट, ये बेसल मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप्स क्या करते हैं? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं three sodium ions out of the PCT cell and two potassium ions into the PCT cell। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप है, तीन सोडियम आयन आउट, टू पोटेशियम आयन इन। अब ये इतना इजीली लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि दो सोडियम आयन आउट थे, तीन पोटेशियम इन थे, इन कौन सा था, आउट कौन सा था? सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, थ्री सोडियम आउट, टू पोटेशियम इन। अच्छा, ये थ्री सोडियम आउट और टू पोटेशियम इन होता है, इसकी वजह से जो सेल के अंदर सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या होगा? If the sodium move out, इफ द सोडियम मूव आउट, जो कि थ्री सोडियम यहाँ पे मूव आउट कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम की कंसेंट्रेशन को क्या होगा? the concentration is going to decrease. द कंसेंट्रेशन इज गोइंग टू डिक्रीज। करेक्ट। अब ये जो लूमिनल फ्लूइड था, इसमें भी बहुत सारे मिनरल आयंस थे, इंक्लूडिंग सोडियम आयंस। तो अब कहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है, पीसीटी सेल के अंदर या लूमिनल फ्लूइड के अंदर? The luminal fluid. द लूमिनल फ्लूइड। तो अब क्या एक कौन, कैन यू सी दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बीइंग क्रिएटेड? Yeah. ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से सोडियम आयंस अब इस लूमिनल फ्लूइड से मूव इन कर जाते हैं इनटू द पीसीटी सेल्स। सो जस्ट एज अ समरी, सोडियम पोटेशियम पंप्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे थे, थ्री सोडियम आयंस को पंप आउट करते हैं, टू पोटेशियम इन्स को पंप इन करते हैं। When they pump out three sodium ions, it decreases the concentration of sodium ions in the PCT. While this causes technically sodium ions की concentration luminal fluid में बढ़ना। अब ये बहुत जरूरी चीज है, अगर लूमिनल फ्लूइड में अज्यूम कि कॉन्सेंट्रेशन थी इतनी सोडियम आयंस की, दिस इज द लूमिनल फ्लूइड, राइट, और यहाँ पे मैंने कंसेंट्रेशन बनाई है एक लाइन से सोडियम आयंस की इन द पीसीटी सेल। अब ये जो कंसेंट्रेशन है सोडियम आयंस की पीसीटी सेल में कम हो गई, तो कैन आई से कि लूमिनल फ्लूइड में कंसेंट्रेशन बढ़ गई? Yeah. Yes, but you see, it's not technically increasing. वो अपनी जगह पर ही है, बट इफ यू कंपेयर इट विद द पीसीटी सेल तो यस वो बढ़ गई, जिसकी वजह से अब एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। सोडियम आयंस नाउ मूव इनटू द पीसीटी सेल। लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन में ग्लूकोज कहाँ आया? वो इसीलिए बिकॉज ये सोडियम आयंस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये को ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ द वर्ड को ट्रांसपोर्ट, so whenever in a plane there is a pilot and then there is a co-pilot, co-pilot क्या करता है? वो main pilot को support करता है। उसी तरीके से when we learned about enzymes, the coenzyme A, it was an enzyme assisting the main enzyme। उसी तरीके से को ट्रांसपोर्ट में दो चीजों की ट्रांसपोर्ट एट अ टाइम हो रही होती है, एक साथ दो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं थ्रू द को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। एक तो सोडियम हो रहा है, उसी के साथ साथ एक सोडियम आयन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपने साथ लेता है और कहता है लेट्स गो इन टुगेदर थ्रू द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। तो हम तो चाह रहे थे सोडियम का मूवमेंट करना, लेकिन क्योंकि वो को ट्रांसपोर्ट के जरिए जा रहा है, ग्लूकोज भी उसके अंदर चला गया पीसीटी सेल के अंदर। अब क्या यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है थ्रू द ग्लूकोज मूविंग इन? Yeah. यस, इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है, लेकिन जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है थ्रू अ को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसको मैं लिख देता हूँ। सोडियम पोटेशियम पंप्स, सोडियम
potassium pumps on the basement membrane actively transports, क्योंकि नाउ सी द वर्ड जहाँ पे ये जो यूज हो रहा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्या है? पंप्स. whenever you see the word pump is talking about a carrier protein. Whenever you see the word pump, a pump is never a channel protein. It's always a carrier protein. और carrier proteins काम ही करते हैं somewhat facilitated diffusion भी, लेकिन majority active transport. तो especially a sodium potassium pump, वो तो सिर्फ active transport पे काम करता है. So sodium potassium pumps on the basement membrane actively transport three sodium ions out and two potassium ions in, lowering. Now see the way मैं किस तरीके से लिखता हूँ. अब मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, lowering the concentration of sodium ions in the PCT cells, right? लेकिन मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? lowering the intracellular concentration of sodium ions. This is where, if you know the keywords, you save so much time and space. Instead of writing concentration, you used square brackets. Instead of writing in the PCD cell, you just wrote intracellular. इस तरीके से. अच्छा, अब थोड़ी सी ज्यादा बात कर लेते हैं about sodium potassium pumps. Na and K pumps. इन पंप्स का एक और नाम भी है, एंड यू कुड सर्च दिस अप टू. इन पंप्स का नाम है, इट्स एन एंटी पोर्टर कैरियर प्रोटीन. तो हमें ये तो पता है कि ये कैरियर प्रोटीन है, लेकिन ये एंटी पोर्टर क्या है? एंटी पोर्टर का मतलब ये है कि ये एक ऐसा कैरियर प्रोटीन है जो कि एक चीज को बाहर लेके जाता है और दूसरी चीज को अंदर लेके आता है. सो थ्रू आउट अभी तक हमने जो भी बायो में पढ़ा है, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस. इट्स द सेम कैरियर प्रोटीन एंड इट इज यूजिंग वन एटीपी मॉलिक्यूल ओनली. एंड यूजिंग दिस, कुछ चीजों को बाहर लेके जा रहा है, एट द सेम टाइम कुछ चीजों को अंदर भी लेके आ रहा है. ऐसे कैरियर प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटी पोर्टर कैरियर प्रोटीन. सो पोर्टर्स, दोज व्हिच यू सी एट एयरपोर्ट्स, anti-porters, meaning working in the opposite direction as well. So this is a keyword you can use in your answers, anti-porter carrier protein. Okay, अब एक और चीज, ये जो थ्री सोडियम आयोन्स को आउट पंप करना है आउट ऑफ द सेल एंड टू पोटेशियम आयोन्स इनटू द सेल, all of this is per 1 ATP मॉलिक्यूल. इस तरीके से नेवर थिंक ऑफ इट लाइक दिस. पांच आयॉन्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है तो पांच एटीपी मॉलिक्यूल्स लगेंगे. नो, इट्स 1 ATP मॉलिक्यूल एंड द इंटायर एंटीपोटर कैरियर प्रोटीन अपना प्रोसेस करता है. ओके, तो हम अब यहां तक पहुंच गए कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो गई. दिस क्रिएट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट to allow Na plus ions to move from the luminal membrane, or sorry, the luminal fluid into the PCT cells. अब ये मूवमेंट किस तरीके से होती है? ये मूवमेंट ऐसे होती है कि the sodium ions are co-transported. This is the keyword here. Co-transporting हो रही है, co-transportation हो रही है. So they are co-transported into the PCT cells. और अगर को ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे, एक है सोडियम, दूसरा है ग्लूकोज. सो अलोंग विथ ग्लूकोज via the Na plus and the glucose co-transporters. तो उस कैरियर प्रोटीन का नाम भी जानना बहुत जरूरी है. कौन सा वाला? एक तो हमें पता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप.
उस कैरियर प्रोटीन का नाम क्या है जो कि को ट्रांसपोर्ट करता है? इट्स कॉल्ड सोडियम आयन एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स, दैट्स इट। और को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, सेम थिंग। अच्छा, अब एक चीज, फॉरगेट दिस फॉर अ सेकेंड। अगर मेरे पास एक कैरियर प्रोटीन है और उस कैरियर प्रोटीन के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? वुड वी कॉल इट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? वुड वी कॉल इट facilitated diffusion? Would we call it simple diffusion? Facilitated diffusion. So we have a carrier protein and the substance is being transported against the concentration gradient. तो अब Oh, so active transport probably. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? एक कैरियर प्रोटीन है और सिर्फ एक ही चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है अगेंस्ट द concentration gradient, तो हम उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर एक कैरियर प्रोटीन है और दो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वन down the concentration gradient, which in this case was sodium, लेकिन one against the concentration gradient, which is glucose, तो इस तरीके को कहेंगे secondary active transport. So this mechanism, so remember this, whenever you have a carrier protein और वो carrier protein एक चीज को तो down the concentration gradient move करा रहा है, दूसरी को against करवा रहा है, तो इसीलिए ये जो दूसरी चीज है, this is why the word secondary comes in, secondary active transport. So this mechanism of glucose reabsorption into the PCT cell is called secondary active transport. Okay, so अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? सोडियम आयन्स which were first in the luminal fluid, अब वो सेल के अंदर आ गए, ग्लूकोज भी सेल के अंदर आ गया। अब इस ग्लूकोज को हमें पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर लेके जाना है। वो किस तरीके से करेंगे? दिस इज वेयर द ग्लट प्रोटीन कम्स इन। अब ये जो ग्लट प्रोटीन है, इनकी पोजिशनिंग किस तरीके से? ये तो रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे तो इनकी पोजिशनिंग जस्टिफाइड है। यहाँ पे द ग्लट प्रोटीन्स का फंक्शन इज द एग्जैक्ट सेम, बट यू सी इट्स क्लोज टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे नहीं बना हुआ या यहाँ पे नहीं बना हुआ, Yeah, it's close. देयरफॉर इसका फंक्शन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और इसका फंक्शन क्या है? इस सो इमेजिन इट लाइक दिस, यहाँ पे कोई और वो होगा जो पीसीटी सेल है, एंड इसके बीच में टाइट जंक्शन होगा। कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से नहीं गुजरेंगे, वो यहाँ से गुजरेंगे। दिस इज वेयर द ब्लड प्रोटीन्स विल कम इन एंड ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ इट। तो ब्लड प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है? Glucose moves from the PCT cells into the peritubular capillary network through facilitated diffusion. तो ये जो facilitated diffusion हो रही है, वो एक channel protein के through होगी। Glut protein is the channel protein here. So glucose therefore moves via facilitated diffusion. Sorry, moves via facilitated diffusion. एंड अभी मैं एक और नाम भी बताऊंगा फॉर ग्लट प्रोटीन्स विच यू कुड राइट इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द वर्ड ग्लट। इवन आई हैड हार्ड टाइम रिमेम्बरिंग ग्लट प्रोटीन्स, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं आगे चैप्टर्स में, तो इनका नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दी एंजाइम्स का नाम, तो इट बिकम्स रियली रियली हेक्टिक। सो ग्लूकोज देयरफॉर moves via facilitated diffusion from the PCT cells, अब into नहीं, from the PCT cells into the neighboring peritubular capillary network peritubular capillary network via the glut proteins. Now, if you are
comfortable in remembering the word glut, you can remember it, well and good. Or you can remember the word glucose transporters. अब ये इसका full form नहीं है, and इसका full form में जानने की जरूरत भी नहीं है. It's another word to describe this channel protein, which is blood proteins. अब इवन सिलेबस में ये भी नहीं है कि कितने ब्लड प्रोटीन्स. आई थिंक देयर आर 6 और 7, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ. अलग अलग ब्लड प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग सेल्स में, तो इतनी डिटेल है. वी जस्ट नीड टू रिमेम्बर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स या द वर्ड ब्लड प्रोटीन्स. सो आई एंड इट टिल हेयर टुडे. फिर आज के लिए यहीं पे देखते हैं. अगली क्लास में वी विल स्टार्ट विद रीअब्जॉर्प्शन वाटर का एंड अमाइनो एसिड्स का किस तरीके से होता है. तो यहाँ तक कोई सवाल तो आप पूछ लो. No, there's no question. So could you give us summary of what we did today? Right, so basically, first we discussed about the adaptations of the PCT cells, which include that it has microvilli, which increases the surface area for reabsorption. And then Mm-hmm. we discussed that the basal membrane has many foldings, which also increases the surface area. And then we said that the PCT cells also have a lot of mitochondria, which provide energy for active transport. And then we had and then we talked about the junctions which prevent the fluid from moving through between the cells. And Mm-hmm. then I think I think we also talked about something about like the steep concentration gradient being maintained. I forgot that point, but Okay, तो वो ये था कि once the sodium ions move through the sodium potassium pumps out of the PCT cells, तो अब सोडियम कंसंट्रेशन तो PCT सेल में कम हो गई और लूमिनल फ्लूइड में टेक्निकली अब बढ़ गई, जिसकी वजह से the sodium ions move from the fluid into the PCT cells. oh, okay. And then basically we talked about the selective reabsorption in the PCT. Mm-hmm. We basically talked that it has sodium potassium pumps and glucose transporters. And then we said that first sodium moves out of the cell and then it moves back again and then it gets because there's a buildup of a concentration gradient. So Mm-hmm. basically, sodium ions get reabsorbed back into the blood, and Correct. then we talked about glucose reabsorption, Correct. which we talked that sodium basically goes out, and when it comes back in, it brings glucose with it, and Mm. this is basically a process of co-transport, and then glucose gets reabsorbed into the blood uh, And through what is the name of the blood vessel? the blood vessel. Which the substances directly मतलब जो glucose directly move करता है from the PCT cell into. uh, Peritubular capillaries. Perfect. Right. Okay. So हम यहाँ तक रखते हैं. Then inshallah we'll continue this in the next class. Okay, inshallah. All right. Allah Thank you, Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.